मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अहमद पटेल ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस मोदी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में न आए, एनडीए सरकार में न आए और फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बने। और जब मैं कांग्रेस सरकार बनने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ही ये हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अहमद पटेल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जहर की फैक्ट्री हैं, वो जहर उगलते हैं। मोदी से देश को नुकसान होता है। ये जो कि कहते हैं कि 60 साल से कांग्रेस सरकार में है, सबसे जो जहर है उनके पेट में गया है। मेरा ख्याल से आपके चैनल में कुछ कहा था, तो कांग्रेस के पेट में जहर गया, लेकिन कांग्रेस ने जहर को पचाया है। इनके यहाँ तो जहर की फैक्ट्री है, वो तो उगलते हैं जहर, और जब उगलते हैं तो उससे देश को नुकसान होता है, राष्ट्र को नुकसान होता है। नरेंद्र मोदी के चौकीदार वाले बयान पर भी अहमद पटेल ने निशाना साधा। कहा, गुजरात पर करीब 1,75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इस चौकीदार ने तो देश को कंगला कर दिया। देश की चौकीदारी करेंगे। अब क्या चौकीदारी यार, यहाँ चौकीदारी की 14 साल से चौकीदारी कर रहे हैं और नतीजा क्या हो, 1,75,000 करोड़ का जो कर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति के सर पे 30,000 से ज्यादा का कर्जा है। चौकीदारी आपने ऐसी की कि पूरी तिजोरी खाली कर दी। कह रहे हैं कांग्रेस का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। आपकी तिजोरी में तो कुछ है ही नहीं, और अगर आए तो देश की हालत भी होगी, आने वाले नहीं है। अगर देश में आए तो तिजोरी की वही हालत होने वाली है। वाराणसी में केजरीवाल की सभा में जमकर हंगामा हुआ। लंका इलाके में केजरीवाल की बैठक का बीएचयू छात्रों ने विरोध किया। पहले तो पुलिस ने छात्रों को समझाया, बाद में जमकर लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज के दौरान पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस कैसे एक शख्स को घसीट रही है। दरअसल यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की सभा हो रही थी। उसी वक्त बीएचयू के छात्रों का दल वहां पहुंचा और मोदी के समर्थन में नारा लगाने लगा। पहले तो पुलिस से इनकी बहस हुई, बाद में मामला बढ़ता देख पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। काफी देर तक लंका चौराहे पर लाठियां बरसती रही। छात्र इधर उधर भागकर खुद को पुलिस की लाठी से बचाने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पीटा। इसके बाद कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर लोगों को रिश्वत देने के प्रयास की शिकायत दर्ज करवाई है। आम आदमी पार्टी ने आयोग के सामने सबूत के तौर पर फोटो और वीडियो पेश किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी के नामांकन जुलूस में आने के लिए लोगों को डायरी, कैलेंडर, पर्स, टी शर्ट और साड़ियां बांटी गई। पार्टी ने कहा कि ये चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आपने मांग की है कि नरेंद्र मोदी पर मामला दर्ज किया जाए। नरेंद्र मोदी आज यूपी में धुआंधार रैलियां करेंगे। सबसे पहले वो झांसी में उमा भारती के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। इसके बाद वो महोबा, फतेहपुर, उन्नाव और सिधौली में रैली करेंगे। इसके बाद मोदी शाम 7 बजे पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगी। यहां वो बचरावा विधानसभा में करीब 1 दर्जन गांव में जाएंगी। यहां वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। यूपी के कानपुर में सीएम अखिलेश यादव रैली करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली इलाहाबाद में होगी। गांधी परिवार ने पहली बार साफ साफ मोदी का नाम लेकर उन्हें जमकर कोसा। गुजरात के अमेरली में राहुल गांधी, पंजाब के बरनाला में सोनिया गांधी, अमेठी में प्रियंका ने मोदी पर सियासी हमले किए। इससे पहले दमनदीप से मोदी ने कहा कि मां बेटे ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। अमेठी से सबसे हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। प्रियंका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चली गई। जैसे ही प्रियंका मुस्कुराती हुई आपके कार्यकर्ताओं से मिली, आप समर्थक सोनिया राहुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। प्रियंका ने आपके कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रियंका गांधी से मुलाकात आप उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए झटका माना जा रहा है। अमेठी में आप समर्थकों के ऊपर जादू चलाने के साथ ही प्रियंका ने कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी पर जमकर पलटवार किया। प्रियंका ने दोनों को बाहरी बताते हुए कहा कि इन्हें अमेठी की समझ नहीं। यहाँ आके तमाम आपके अलग अलग उम्मीदवार आते हैं। कोई कहता है बिजली नहीं है, कोई कहता है सड़क नहीं है, उनको कम समझ है क्षेत्र। प्रियंका गांधी ने अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वो चुनाव लड़ने के बाद अपने इलाके चांदनी चौक गई थी। आलोचना करना बहुत आसान है,
मैं जानना चाहती हूँ कि जो चांदनी चौक से अपना चुनाव लड़ी, कभी चांदनी चौक वापस गई? प्रियंका गांधी ने इशारों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास को भी आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने कहा कि वो यहां जनता के लिए नहीं बल्कि राहुल को हराने के लिए आए हैं। आज यहाँ आए हैं दूसरी पार्टियों से आपके लिए, आपको आपके सामने प्रचार करने के लिए किस लिए आए हैं? अमेठी की जनता के लिए प्रेम है उनके दिल में, कि इसलिए आए हैं कि ये राहुल गांधी का क्षेत्र है, उन्हें हराना है? अमेठी से राहुल गांधी को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर राहुल प्रियंका पर पलटवार किया है। ईरानी ने लिखा कि 2.5 साल में बतौर राज्यसभा सांसद उन्होंने जितना काम किया वो राहुल के 10 साल के काम से कहीं ज्यादा है। अमेठी में प्रियंका गांधी के काफिले को कुछ बच्चों ने बीजेपी के झंडे दिखाए। प्रियंका सड़क से गुजर रही थी, लोगों के झंडे दिखाए जाने के बाद वो गाड़ी से उतरी और लोगों से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। मोदी ने कहा कि अमरेली में राहुल जी ने औरतों की वोटिंग पर कुछ झूठ बोले। मुझे नहीं पता कि उनके भाषण कौन लिखता है, वो कितना झूठ बोलते हैं। मोदी ने राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि राहुल, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपको गलत भाषण दिए जाते हैं, इसलिए आप या तो झूठ बोलते हैं या फिर आपको झूठ बोलने के लिए कहा जाता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर साथ साथ हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर माँ एक झूठ बोलती है तो बेटा 2 झूठ बोलता है, फिर माँ 3 झूठ बोलती है, तो यहाँ झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है। इससे पहले दमनदीव में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। मोदी ने एक बार फिर से अपनी शैली में कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इन मां बेटे ने मिलकर देश को बर्बाद किया। गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि जिस दिन यहाँ लोकायुक्त आ गया तो आपका चौकीदार जेल चला जाएगा। राहुल ने कहा कि वो खुद को चौकीदार कहते हैं, लेकिन कभी कभी चौकीदार भी चोरी कर लेता है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को खोखला बताया। राहुल ने कहा कि गुजरात के अंदर सरकारी नौकरियों में SC/ST के 27,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन उससे भरा नहीं जा रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी के गढ़ में मोदी पर जोरदार हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में 6,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि भाषणों में कहा जाता है एक भी किसान खुदकुशी नहीं करता। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी का नाम लेकर मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अडानी को जो फायदा इन्होंने पहुंचाया, उन्हीं का पैसा अब इनकी मार्केटिंग में लग रहा है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि टॉफी के हिसाब से गुजरात की जमीन उद्योगपतियों को बेच दी गई। राहुल ने कहा कि हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ उद्योगपति को फायदा पहुंचाना कहां का विकास है। राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ मैं करना जानते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी ने जिनसे जमीनें छीनी हैं, उनको मनरेगा ने नौकरी दी। मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि मोदी जी झूठ बोले बिना नींद नहीं आती। वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरदार पटेल का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि मोदी ने पूरा जीवन संघ को दिया, लेकिन सरदार पटेल ने संघ को जहरीला कहा था। सोनिया ने कहा कि मोदी जनता के बीच बराबरी की बात करते हैं, लेकिन उनके गुजरात में 11 रुपए रोज कमाने वाला गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता। सोनिया ने कहा कि देश को मोदी मॉडल से भगवान ही बचाए। पंजाब के बरनाला में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी के गुजरात मॉडल पर हमला किया। सोनिया ने कहा कि आज गुजरात में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग पानी को तरस रहे हैं। वहीं बरनाला में सोनिया ने सिख वोटरों को रिझाते हुए कहा कि मोदी का गुजरात का मॉडल में किसानों का कोई वजूद नहीं। वहीं बरनाला में सोनिया ने सिख वोटरों को रिझाते हुए कहा कि मोदी के गुजरात मॉडल के तहत सिख किसानों को गुजरात से निकाल दिया गया। सोनिया ने एक बार फिर दोहराया कि गुजरात में किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने भी, उमा भारती ने भी हमला बोला और उधर एक साथ कई जगहों पर मोदी को सुना गया 3D के जरिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर बखेड़ा खड़ा होने के बाद सफाई दी है। बाबा रामदेव ने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, दलितों का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था। बाबा रामदेव ने कहा कि मैंने जिस तरह के बयान का इस्तेमाल किया उसे गलत समझा गया। मेरे कहने का मतलब है कि दलितों के बीच जाकर राहुल का फोटो खिंचवाना पब्लिसिटी स्टंट है। लखनऊ में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रामदेव ने राहुल गांधी पर शुक्रवार को आपत्तिजनक बयान दिया था।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा है। रामदेव के बयान पर मायावती ने कहा कि रामदेव को जेल भेज देना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बदजुबानी महंगी पड़ती हुई दिख रही है। बेंगलुरु में रामदेव के खिलाफ पोस्टर लेकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फैजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंची अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। अनुप्रिया सीमा पर जवानों के सिर काटे जाने को लेकर केंद्र पर निशाना साध रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने कहा बीजेपी अब लोमड़ियों का कब्जा हो गया है। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी से अब अटल आडवाणी युग खत्म हो गया है और लोमड़ियों ने कब्जा जमा लिया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान ने साफ किया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आपने माफी नहीं मांगी ना? मैं कमजोर हूं ना, मेरा गुनाह बता दीजिए आप, वो तो मीनार पे चढ़कर मांग लूंगा। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, उनका हर फैसला रिव्यू हो सकता है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एसपी नेता आजम खान पर निशाना साधा। सोम ने कहा कि आजम देशद्रोही नहीं तो और क्या है और ऐसे लोग जेल जाएंगे। संगीत सोम यही नहीं रुके, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया को भी सोम ने लपेटे में ले लिया। सोम ने कहा कि पीएल पुनिया दलाली पर उतर आए हैं। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष और लोकसभा उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से मुलाकात की। तिवारी पिछले काफी वक्त से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। मुलाकात के बाद एनडी तिवारी ने राजनाथ सिंह के समर्थन की हामी भरी। दरअसल लखनऊ में 70,000 पहाड़ी वोट है जिस पर बीजेपी की नजर है। अहमदाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रोड शो किया। आडवाणी ने कहा कि मौजूदा यूपीए सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं और इसे हटाने का मन भी बना चुके हैं। पीएम मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर बवाल खड़ा हो गया है। केंद्रीय अखबार ने खबर छापी कि पीएम के भतीजे मनदीप ने कहा कि दलजीत सिंह और बीजेपी के बीच करोड़ों की डील हुई है, जिस पर मनदीप ने इंडिया न्यूज पर सफाई देते हुए डील की बात को नकार दिया। दरअसल अखबार ने खबर छापी कि पीएम मनमोहन सिंह के भतीजे मनदीप सिंह ने दलजीत और बीजेपी के बीच डील की बात कही है। अखबार ने लिखा था कि भतीजे मनदीप कोहली का आरोप है कि बीजेपी ने दलजीत को पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए दिए। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी बख्शी का पुरवा नाम के गांव में एक घर में लगी आग बुझाने की कोशिशों में मामूली रूप से घायल हो गईं। वो चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर मौजूद थे। फैजाबाद में लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए ह्यूमन चैन बनाई गई। यहां 7 मई को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सेना का एक मेजर शहीद हो गया, साथ ही 3 आतंकवादियों को भी सेना ने मार गिराया। झारखंड के देवघर में सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल ने अपनी ही बटालियन के इंस्पेक्टर को गोली मार दी। गोली लगने से इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जस्टिस आरएम लोढ़ा आज भारत के चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगे। जस्टिस लोढ़ा पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की जगह लेंगे। पी सदाशिवम का कार्यकाल 25 अप्रैल को खत्म हो गया था। पटना के खाजूकला इलाके में एक शादी समारोह के दौरान एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग से घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शादी का खाना बनाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी, जिससे सिलेंडर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। एमपी के भिंड में एक पेट्रोल पंप के पास एक हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगने के बाद डॉक्टर ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के जीबी रोड में बने कोठों पर पुलिस ने छापेमारी की तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। देखिए कैसे पुलिस से कालमारी नुमा दीवार को तोड़ने में लगी है। जब दीवार टूटी तो उसमें से एक एक कर लड़कियां बाहर निकली। कपड़ों से भरी इस अलमारी को देख के एक बार ही किसी को यकीन नहीं होगा कि इसके पीछे का सच क्या है, लेकिन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लड़कियों को यहां जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जा रहा है। कमला मार्केट थाने की पुलिस ने जब इस अलमारी को तोड़ा तो इसमें से 8 लड़कियां निकली। एक एनजीओ की निशानदेही पर पुलिस ने यहां पर छापेमारी की थी। इन 8 लड़कियों में से एक नाबालिग है जिसे शादी का झांसा देकर कोठे पर बेच दिया गया। पुलिस ने जबरन तेज व्यापार कराने के जुर्म में कोठे की मालकिन को गिरफ्तार किया।
राजस्थान के बूंदी में महिला टीचर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाकर मामला थाने में दर्ज करवाया। आरोप है कि चारों ने स्कूल परिसर में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फरीदाबाद में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि नौकरी देने के बहाने उसके दोस्त ने उसे बुलाया, फिर वहां मौजूद 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस मामले में ले लिया। फरीदाबाद में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि नौकरी देने के बहाने उसके दोस्त ने उसे बुलाया, फिर वहां मौजूद 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। यूपी के कुशीनगर में एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई। दरअसल 23 साल के राकेश को अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्रेम हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की के भाई ने राकेश की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वारदात के बाद से ही आरोपी के घर पर ताला लगा है। पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बिहार के गया में मगध विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में सदस्यों के बीच में हाथापाई की तस्वीर शर्मसार करने वाली है। कई मुद्दों पर सीनेट के सदस्यों के बीच में ही मतभेद सामने आए और फिर एक दूसरे के साथ शुरू हुई बहस हंगामे में तब्दील हो गई। सीनेट के सदस्य शिक्षकों की बहाली और प्रक्रिया को लेकर बहस में उलझ गए। नौबत यहां तक आ गई कि हाथापाई करते करते सदस्य एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ बैठे। कुलपति की माइक छीनने की भी कोशिश की गई। कुलपति ने इस पूरे मामले पर खेद जताया। दिल्ली में एक बेकाबू डीटीसी बस ने आजाद मार्केट में कोहराम मचा दिया। बस ने रिक्शा, ऑटो और एक बस को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हुए। बस ड्राइवर के मुताबिक बस का ब्रेक फेल हो जाने से बस बेकाबू हो गई थी। दिल्ली के जाफराबाद में एक महिला अपने ही ससुराल में इंसाफ पाने के लिए अपने बच्चे के साथ धरने पर बैठी है। महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मसूरी थाने के पास दूसरे पक्ष के लोग लाश को गाड़ी में रखकर काफी देर तक घुमाते रहे। मुंबई के मलाड में एक निजी न्यूज चैनल के रिपोर्टर को 6 लोगों ने बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। आरोपी पीड़ित की पत्नी को उसके सामने भद्दे कमेंट कर रहे थे। रिपोर्टर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मॉडल से रेप के मामले में गिरफ्तार एक्टर इंदर कुमार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मॉडल के साथ रेप के आरोपी इंदर कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। तुमको न भूल पाएंगे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, मासूम जैसी फिल्मों में अभिनय के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। चंडीगढ़ में डिप्रेशन से जूझ रहे एक परिवार ने खुद को 10 सालों से घर में कैद कर रखा था। इस परिवार ने 10 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी और खुद को एक मकान में ही बंद कर रखा था। मुरादाबाद में एक बार फिर से तेंदुए से लोग दहशत में दिखे। किसान अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं। खेत में तेंदुए के शावक का शव मिलने के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुट गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली में राष्ट्रपति ने पद्म अवार्ड बांटे। अपने अपने क्षेत्र अहम योगदान के लिए राष्ट्रपति ने पद्म भूषण, 11 पद्म भूषण और 44 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजा। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी खबरें। चलिए खबरों में आगे आईपीएल की बात। शनिवार को आईपीएल 7 में पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स पर शानदार जीत दर्ज की। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने यह मैच 42 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीत लिया। आईपीएल 7 में किंग्स 11 पंजाब ने केकेआर को 23 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार जीत का चौका जड़ दिया। इस मैच में कोलकाता के खिलाफ पंजाब की बल्लेबाजी लड़खड़ाई जरूर, लेकिन पंजाब की गेंदबाजों ने कोलकाता को पस्त कर दिया। आज आईपीएल 7 के पहले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दिल्ली ने अब तक खेले 4 मैचों में केवल एक ही जीत दर्ज की है। वहीं आईपीएल 7 के दूसरे मुकाबले में आज हैदराबाद सनराइजर्स की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। आईपीएल मामले में नया रास्ता तलाश करने के लिए आज बीसीसीआई की अहम बैठक होगी। बीसीसीआई मुख्यालय में यह बैठक होनी है। इस साल अर्जुन अवार्ड के लिए क्रिकेटर आर अश्विन के नाम की सिफारिश की गई है। सोमदेव देववर्मन को अपने जोड़ीदार के साथ बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है।
यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच में पिछले 24 घंटों के दौरान रूस की सेना के विमान कई बार यूक्रेन की हवाई सीमा में घुसे हैं। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार 50% वोट पाने में विफल रहा। अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट शिकागो में एक घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद घर में आग लग गई। धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टाइटैनिक जहाज पर लिखा आखिरी खत करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए में नीलाम हुआ है। नोकिया भारतीय मूल के राजीव सूरी को कंपनी का नया सीईओ बना सकती है। सूरी इस समय नोकिया के दूरसंचार उपकरण कारोबार के प्रमुख हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहजाद हुसैन ने बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लड़की को बोझ नहीं समझना चाहिए। फरहान अख्तर अभिनीत फिल्म भाग मिल्खा भाग ने आईफा की मैजिक ऑफ द मूवीज एंड टेक्निकल अवार्ड में 9 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। तो साढ़े निके निके बच्चे होंगे बहुत सारे, महेंद्र, परमिंदर, जसविंदर। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में इतना ही। आगे ठीक 9:30 बजे आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं आजम खान से खास बातचीत। और साथ ही दोपहर 12:30 बजे सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल से खास बातचीत हुई है। वो बातचीत हम आपको दोपहर 12:30 बजे सुनवाएंगे।